हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम बात करते हैं क्लास 10th की हिस्ट्री लेसन 1। द लेसन इज द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, एंड दिस इज द 5th वीडियो ऑफ दिस लेसन एंड द टॉपिक इज द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 एंड द सेकेंड टॉपिक इज द रिवोल्यूशनरीज। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि इससे पहले हम 4 वीडियो कर चुके हैं, और अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके यूट्यूब से देख लें, ताकि ये लेसन का 5th वीडियो है। और इसको नहीं देखे हैं तो ये लेसन आपको जरिए पार्ट्स जो बना रहा हूँ मैं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग कई सारी बातों को जान चुके हैं लेसन से कि जो अरिस्टोक्रेसी थे मिडिल क्लास के लोग, उसे उन लोगों के अंडर में मतलब अंडरस्टैंडिंग में लिबरलिज्म क्या था, ये जो अदर मिडिल क्लास के लोग थे उनके नज़र में आपका नेशनलिज्म क्या था। यानी कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग कंडीशंस या अलग अलग स्टेट के जो लोग थे उनके नज़र से जो आपका नेशनलिज्म था या नेशन था, उनका नज़रिया अलग अलग था। ठीक है, लेकिन आज हम लोग एक नए लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, न्यू कंजर्वेटिज्म। ठीक है, आफ्टर 1815 के बाद किस तरह के लोगों का एक डेवलपमेंट हुआ उसको हम जानने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग उसको देख चुके हैं। ठीक है बेटा, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है हिस्ट्री का तो आप पेज नंबर 10 को ओपन कर लें, ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी इजीली समझ में आ जाए। ओके, देखते हैं और न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। आखिर 1815 के बाद कौन से नए लोगों का, नए समाज का नई सोच की डेवलपमेंट हुई, और उसके नज़र में जो नेशन था या नेशनलिज्म था वो किस रूप से वो देखते थे, आज हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यानी कि नेपोलियन जैसा कि जानते हैं आप 1815 में इसकी हार हो चुकी थी। ठीक है, वाटरलू की बैटल में, बैटल ऑफ वाटरलू हम देखेंगे भी आगे, या फिर उसको देखेंगे ठीक है, तो वहाँ पर उसके हार के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट्स वेयर ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म बिलीव दैट इस्टेब्लिशमेंट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन of a state and society like the monarchy and church, social hierarchy, property and the family should be preserved. That means ये जो न्यू कंजर्वेटिज्म थे, इनका मतलब था भाई जैसे नेपोलियन के समय में या फिर जो जो कंजर्वेटिज्म हुआ करते थे, या जो अरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसी तरह की जो सिस्टम्स है वहाँ आज भी होना चाहिए। जैसे मोनार्की था पहले, या चर्च था, ये जो सामाजिक जो परंपराएं थी वंशानुगत, ठीक है, उसके पिताजी के बाद उसके बेटे का, उसके बाद उसके आने वाली पीढ़ी का जो अधिकार हुआ करता था, तो ये अधिकार कंटिन्यू जो है चलता रहे, ये कंजर्वेटिज्म का विचार था, मानना था कि अगर ऐसा ही रहे तो अच्छा रहेगा, उसको प्रिजर्व रखा जाना चाहिए। इसमें जो है मोस्ट कंजर्वेटिज्म हाउएवर डिड नॉट प्रोपोज और रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ द प्री रिवोल्यूशनरी डेज। और इसमें से ऐसे भी बहुत सारे कंजर्वेटिज्म थे, बहुत सारे रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, ये नहीं चाहते थे कि फिर से जो है पहले की व्यवस्था जो है वापस आए, यानी कि जो छोटे भाई जो बदल गया, जो नया हो गया, चलो वहीं रहने दो, वही ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मानते थे यहाँ तक जो पहले वाली जो व्यवस्थाएँ थी, राजतंत्र थी, जो हमारी बर्न से प्रिविलेज मिला करती थी जन्म के साथ से, वो आज भी कंटिन्यू रहे। तो इस प्रकार से बातें दोहरी बातें हुआ करती। rather they realize from a change initiated by the Napoleon that modernizations could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. That means जो नेपोलियन था वो चाहता था कि जो चेंज हुआ है वो चेंज हो, लेकिन जो ट्रेडिशनल जो पहले मोनार्की के जैसे राजतंत्र में था उसी प्रकार के इंस्टीट्यूशनल भी वर्क करें। यानी कि जो बदलाव हुए हैं वो बदलाव ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से राजा होता था अपने मन से जो ही फैसला डिसीजन लेता था, वही चीज़ें आज भी यहाँ पर लागू रहे, वो चाहते थे लोग। इट वुड मेक अ स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। और जानते थे कि जो स्टेट है, जो मतलब स्टेट का मालिक है, गवर्नर है, उसकी जो पावर है बहुत ज़्यादा हो और प्रभावी हो, स्ट्रॉन्ग हो और इफेक्टिव हो। अ मॉडर्न आर्मी एंड इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी and dynamic economic and the abolitions of the feudalism and the serfdom, that means भूदासत्व इसको कह सकते, ज़मीन का जो दास होते थे, could strength and autocratic monarch of Europe। यानी कि चाहते थे कि जो आधुनिक जो आर्मी है या फिर आपको इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है,
वो भी रहे, या जो डायनामिक जो इकोनॉमिक जो है, देखा गया कि नेपोलियन के डेथ के बाद जो न्यू कंट्री बनी या न्यू गवर्नमेंट बनी, उसके शासनकाल में जो देश की इकोनॉमिक सिस्टम थी वो काफ़ी ज़्यादा रन कर रही थी, अच्छे ढंग से वो चल रही थी। चाहते कि ये कंटिन्यू रहे, और जो फेडरल सिस्टम है, यानी कि जो जन्म से कुछ अधिकार का जो सिस्टम था पहले, वो जो है एबलिश कर दिया, उसको समाप्त कर दिया जाए, यानी कि जन्म से अधिकार न रह जाए। और जो सर्फडम है, यानी कि जैसे भूदासती में मान लो कि मेरा ज़मीन है और हम उससे कर नहीं सकते, जो बहुत ज़्यादा है, तो हम उस ज़मीन पे एग्रीकल्चर करने के लिए जो है दासों को परचेज करके लाते थे और दास हमारे लिए वर्क करते थे। तो इसको भी समाप्त करने की बात यहाँ कही जा रही है। और जो ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश जो राज्य सरकार थे, उसको क्या किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। इस तरह की बातें जो हैं सामने आ रही थी। लेकिन यहाँ पर देखी जा रही है कि 1815 में जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स, यानी कि यूरोपियन पावर्स के जो अलग अलग जो उत्तराधिकारी थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, पर्शिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, यानी कि जो नेपोलियन को हराने में जिनका हाथ रहा है, यानी जिनके सहयोग से नेपोलियन की हार हुई है, वैसे ब्रिटेन था, रशिया था, पर्शिया था, ऑस्ट्रिया था, इन लोगों ने कलेक्टिवली जो इनको हराया था वो मतलब मिले, यानी कि मीटिंग किए, कहाँ पर, वियना में। इसको हम कह सकते हैं, आपको कहेंगे क्या, वियना की संधि, ट्रीटी ऑफ वियना भी कहते हैं। तो वहाँ पर मिले और एक तरह से सेटलमेंट किए यूरोप में, कि यूरोप के किस तरह से हम लोग सेटल करेंगे, यहाँ की व्यवस्थाएं, पॉलिसियाँ, नीति सब किस तरह की होगी, उन लोगों ने सेटल किया, बैठ के सेट किया। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांस। देखिए यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये आपको बता रहा हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिएगा, और ताकि ये हमेशा 1 मार्क्स में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना, यानी कि वियना की संधि को किसने मतलब अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, तो कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। देखिए इसमें कहीं बहुत जगह देता है कन्फ्यूजन, लेकिन आप यहाँ लाइन से क्लियर हो लीजिए कि वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसका नाम था ड्यूक मेटरनिच, जो क्या था, जो वियना की मीटिंग हुई थी उसका वो अध्यक्षता किया था। ओके, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसमें ब्रिटेन शामिल था, रशिया शामिल था, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, जो कि सभी लोगों ने मिलकर के क्या किए थे, नेपोलियन को 1815 में हराए थे। ठीक है, इन लोगों की मीटिंग हुई कि भाई अब आगे की जो प्लानिंग है, आगे की जो हमारा नीति है वो किस तरह की होगी, तो उसकी अध्यक्षता किए थे आपको ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच, याद रखना। द डेलेक्ट्स ड्रू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना, और इसको क्या कहा गया, ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से इसको जाना गया, जो कब हुआ था, 1815 में, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार। जो जब नेपोलियन से वार हो रहा था तो उसी समय ये डिसाइड कर लिया गया कि भाई इसके बाद जो है एक चेंज किया जाएगा, जो परिवर्तन किया जाएगा, जो पॉलिसी है, जो नियम कानून है, तो वहाँ पर हुआ था। द बर्बन डायनेस्टी, आपको पता है कि बर्बन डायनेस्टी जो लुइस 16 था, ठीक है, वो गद्दी पर बैठा था उस समय, इसी के समय वहाँ पर वो हुआ था, वार हुआ था। तो बर्बन डायनेस्टी विच हैज़ बीन डिपोजिटेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रेंच लॉस्ट द टेरिटोरीज इट हैज़ अनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन। यानी जब बर्बन डायनेस्टी की जब हार हुई थी वहाँ पर फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान, आप पता है ना 14 जुलाई आपको 1789 में फ्रेंच की रिवोल्यूशन हुई थी, उसमें उस रिवोल्यूशन में जो है आपको बर्बन डायनेस्टी में जो लुइस 16 की हार हुई थी, तो लुइस 16 के बाद जो नेपोलियन ने अपनी जो है पावर को रिस्टोर कर रखा था, तो वहाँ पर एक सीरीज ऑफ स्टेट वेयर सेटअप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। यानी कि जब इसकी हुई थी तो फ्रांस के चारों तरफ जो है ना बाउंड्री पर, यानी कि जैसे मान लो कि हमारे कंट्री की बाउंड्री में क्या है, आपको पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, जैसे कंट्री है, उसी प्रकार से जो फ्रांस की जो बाउंड्री थी उसके चारों तरफ जो है अलग अलग क्या कहते हैं उसको, मतलब बाउंड्री को सेटअप कर दिया था वहाँ पर, ताकि वो फ्यूचर में क्या करें, अपना कंट्री का डेवलपमेंट या विकास या अपनी एरिया को नहीं बढ़ाए। दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड द बेल्जियम वाज सेटअप इन द नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ, यानी कि जो है फ्रांस के उत्तर में, नॉर्थ कहते हैं ना अपर साइड को, तो अपर साइड में जो है आपको बेल्जियम और नीदरलैंड को सेटअप कर दिया गया था। एंड जेनेवा वाज एडेड टू द पेडिमंट इन साउथ, और साउथ में जेनेवा को। पर्शिया वाज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटोरीज ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर, और जो इसके फ्रांस के जो पश्चिमी भागों में आपको पर्शिया को ये मतलब सेटअप कर दिया गया था।
वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ द नॉर्थन इटली, और इटली का जो दक्षिणी पार्ट्स है, नॉर्थन पार्ट्स है, वहाँ पर आपको ऑस्ट्रिया को सेटअप कर दिया गया था। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेटअप बाय द नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। हालांकि जो 39 स्टेट्स था, जो जिसको नेपोलियन ने सेटअप किया था, वो अछूता रह गया, उसे किसी ने टच नहीं किया, उसे किसी ने डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं किया। इन द ईस्ट, और पूरब में, रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ द पोलैंड वाइल पर्सिया वाज गिवन पोर्शन ऑफ द सेक्सोनी, यानी कि जो रसिया का जो पार्ट्स जो पूर्वी भाग में था उसको मतलब पोलैंड को दे दिया गया, और जो पर्सिया था उसे आपको सेक्सोनी के अंदर में ला दिया गया। द मेन इंटेंशन, यानी कि जो उसका मेन लक्ष्य क्या था कि जो ये जो है फिर से जो मोनार्की जो है दैट मेन स्ट्रक्चर वार रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, यानी कि इसका जो बाउंड्रीज किया जा रहा है उसका मेन लक्ष्य क्या था कि फिर से क्या किया जाए, वहाँ पर राजतंत्र लाया जाए, फिर से मोनार्की सिस्टम को लाया जाए, जिसको क्या किया था नेपोलियन ने लुईस 16 को हरा करके समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो जो समाप्त किया था नेपोलियन, उसे फिर से यहाँ पर लाने की बात मतलब लाने के लिए यहाँ पर इस तरह की जो बाउंड्री पे अलग अलग एरियाओं को सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, नेपोलियन एंड टू क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, अब फिर से यूरोप में एक नई तरह की व्यवस्थाओं को, नई तरह की रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को सेटअप करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म सेटअप इन 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक, यानी कि जो फिर से जो सेटअप की जा रही थी, वो जो एक निरंकुश तरह के मतलब कि किसी का बात न सुनना, अपने मन का जो करना, उस तरह की विचारधारा से इसको सेटअप करने की बात यहाँ चल रही थी। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड साउट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चनड ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। दैट मीन्स ये नहीं चाहती थी मतलब कि किसी प्रकार की जो टॉलरेंस है वो बर्दाश्त की जाए, कोई राजा के प्रति या प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति कोई क्वेश्चन करे या कोई इसके प्रति आर्गूमेंट करे, तो या कोई चिल्लाए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह की कोई बातें टॉलरेंस या बर्दाश्त नहीं करने के पक्ष में थे कि भाई जो भी बोलेगा बोलने का किसी को अधिकार नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आपको मतलब क्या बोलते रिवोल्यूशनरी के बाद हो चुका था। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल दैट वाज सेट टू द न्यूज़पेपर, यानी कि सेंसरशिप जो लगा दिए गए थे उसे भी क्या किया गया था, मतलब इम्पोज लागू कर दिया गया था कि भाई सेंसरशिप न्यूज़ वहीं छपेगा जो राजा चाहेगा। जैसे सेंसरशिप में क्या होता है कि कोई भी न्यूज़, कोई भी सॉन्ग्स, कोई भी अगर आता है, आप भी देखे होंगे मतलब जो सिनेमा वगैरह बनता है, मूवी बनता है, तो उस पर सेंसरशिप लगा होता है, सेंसर बोर्ड लगा होता है। सेंसर बोर्ड क्या करता है कि पहले सेंसर बोर्ड उसको देखता है कि ये जो मूवी है चलने लायक है कि नहीं है, इसमें कुछ मतलब ऐसा चीज़ तो नहीं है जो समाज में गलत इफेक्ट जाएगा, इस तरह की बातों को उस पर रखा होता है, ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे हमारा न्यूज़ है, अभी हमारे कंट्री में जो पत्रकारिता है, यानी कि जो कह सकते हैं क्या मीडिया है, वो आपको डेमोक्रेसी की चौथी पिलर मानी जाती है ना। जैसे तीसरा क्या मानते हैं, थर्ड तो जानते हैं आपको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, लेकिन चौथा मानते हैं आपको मीडिया को। भाई सरकार क्या करती है, नहीं करती है, उसके हर एक कामों को देखरेख करना, जनता तक पहुंचाना, जनता की आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाना। तो उस प्रकार की जो उस पर कोई सेंसरशिप नहीं होता है, जो सही है वो राजा के खिलाफ ही क्यों ना हो, उसको मीडिया लोगों तक फैलाने का काम करती है। तो सेंसरशिप का मतलब होता है कि न्यूज़, सेंसरशिप इम्पोज का मतलब होता है कि न्यूज़ जो भी छपे वो राजा के नॉलेज में हो, किंग जो चाहेगा वही न्यूज़ प्रिंट आउट होगा। ओके, तो उसे लागू करने का प्रयास किया गया फिर से। और बुक्स, प्लेज, जो किताबें हैं, प्लेज हैं, नाटक हैं, सॉन्ग्स हैं, वो आपको वैसे चीज़ें छापी जाएंगी, वैसे चीज़ बनाई जाएंगी जो लिबर्टी से, यानी कि फ्रीडम की भावनाओं से जो है आपको रिलेटेड हो, संबंधित हो। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो फ्रेंच की रिवोल्यूशन हुई थी उससे संबंधित जो है रहे। द मेमोरीज ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशंस नॉनथलेस कंटिन्यू टू द इंस्पायर लिबरल्स, और जो इसकी यादगार है फ्रेंच रिवोल्यूशंस की, वो नहीं रहे, किसी के पास कंटिन्यू नहीं रहे, लोग उसको भूल जाएं कि हम लोग फिर इकट्ठा होकर के अपना देश को ये भी किए थे। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट who criticized the new conservatives order was freedom of the press, यानी कि ये जो चाहते थे कि भाई एक नई तरीक़ा से जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस की आज़ादी है, जो प्रेस की आज़ादी है कि प्रेस जो है, मीडिया जो है राजा के प्रति या राजा के अगेंस्ट में ही क्यों न छापना पड़े, नहीं तो छापे, इस तरह की बातें जो वहाँ पर लिबरल लोग चाहते थे।
कहीं कम से कम सब कुछ हो, लेकिन जो न्यूज़ वाली जो बातें हैं वो आपका सेंसरशिप उस पर ना हो। अब यहाँ हम पढ़ते जो इस पॉइंट का लास्ट पॉइंट होगा 2.4, पेज नंबर आपका 12। द रिवोल्यूशनरी, आखिर क्रांतिकारी कौन थे जो कि रिवोल्यूशन किए थे, फ्रेंच की क्रांति हुई थी, उसमें कौन लोग थे, इसको हम देखेंगे। ओके, ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग, यानी कि 1815 के बाद, द फियर ऑफ रिस्प्रेशन ड्रॉप मैनी लिबरल नेशनलिज्म अंडरग्राउंड, यानी कि जैसे जैसे 1815 में जो नेपोलियन की फिर से वहाँ पर व्यवस्था सेटअप होने शुरू हो गई, तो जो लिबरलिज्म थे, जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, वो फिर से क्या हो गए, छिपना शुरू हो गए। बात सही भी है भाई, जब आपकी पक्ष मजबूत ना हो, आप जब कमज़ोर पड़ते हैं तो वहाँ से भागने में ही भलाई है, ठीक है। और जब फिर आपकी मतलब सत्ता आती है या फिर आपके विचारधाराओं में जो लोग जुड़ते हैं, संख्या आपकी मजबूत होती है, तो आप अपने आवाज़ को रखें, ठीक है। तो होने लगे और सेक्रेट सोसाइटी स्प्रेड अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। जैसे जैसे ही मतलब इसका वर्चस्व बढ़ा ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का, तो जो लिबरलिज्म थे वो अपने आप को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए, अपने आप को छुपना शुरू कर दिए। उन्हें मानना था कि अगर हम यहाँ विरोध करते हैं तो हम हार जाएंगे, हमारी संख्या कम है और हमारी पावर भी कम है। तो लोग अंतर्ध्यान हो गए, दैट मीन्स सीक्रेट सोसाइटी कर सकते हैं, गुप्त हो गए और गुप्त रूप से, ठीक है, संगठन बनाना स्टार्ट कर दिए और अपनी विचारधाराओं को, जो रिवोल्यूशन की विचारधारा थी, उसको लोगों में धीरे धीरे जो है फैलाना स्टार्ट कर दिए। टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress, यानी कि वियना कांग्रेस के बाद जो वियना की मीटिंग हुई थी, उस संधि के बाद जो फिर से वहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम जो मतलब स्टार्ट हो चुका था, लोग उसको अपोज करने के लिए लोगों में जो है बातें अपना छिड़ रहे थे। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और किस तरह से हमें अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए जो है फाइट करना है, इस तरह की बातों को लोगों में बताते थे। मोस्ट ऑफ दिज रिवोल्यूशनरीज आल्सो सा द क्रिएशंस ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, और जो रिवोल्यूशनरी थे ये भी मानने लगे थे कि भाई जब तक हम नेशन स्टेट क्रिएट नहीं करेंगे, जब हम राज्य नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा जो फ्रीडम की स्ट्रगल है वो अधूरा पड़ जाएगा। यानी कि हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लोगों को यूनाइट करना पड़ेगा, लोगों को नेशनलाइज करना पड़ेगा, लोगों में एक राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति भावनाएं जो हैं भरना होगा। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशन, यानी कि इस प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब इटालियन, यानी कि इटली का जो रिवोल्यूशनरी थे, वो जिसेप मैजनी, इनका जो जन्म हुआ था आपको जेनेवा में हुआ था 1807 में। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी, जो सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना। गैरी उसको बोलते हैं कार्बोनरी, ठीक है, सोसाइटी का नाम था कार्बोनरी, उसका एक मेंबर बने। एज यू यंग मैन, अभी वो मतलब यंग मैन थे, 24 ईयर्स की एज में थे। ही वाज सेंट इनटू एक्साइल इन, तो जो वो मेंबर थे 24 ईयर्स के, उन्होंने क्या, उनको देश से निकाल दिया गया था 1831 में, फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लेना, और उस मतलब दैट मीन्स एक तरह से कह सकते हैं लोगों को रिवोल्यूशन के प्रति भड़काने का जुर्म में उन्हें देश से निकाल दिया गया था। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडर ग्रुप सोसाइटी, हालांकि वो धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं, छुप करके ही 2 सोसाइटी का डेवलपमेंट किया, न्यू रखा, जिसका नाम था यंग इटली इन मार्सलीज एंड देन यंग यूरोप इन बैरेन, यानी कि 2 यहाँ सोसाइटी है। आता है कि अब राइट द 2 सोसाइटी मतलब क्या कहते हैं, फाउंडेड बाय जोसेफ मैजनी, तो आप यहाँ नाम लिखेंगे यंग इटली एंड यंग यूरोप, ओके। हुज मेंबर्स वेयर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, इसमें जो मेंबर्स लोग थे इस ग्रुप में, तो वो जो है पोलैंड के नौजवान लोग थे, फ्रांस के थे, इटली के थे एंड जर्मन स्टेट के जो नौजवान वर्ग के लोग थे, युवा वर्ग लोग थे, उसमें वो शामिल थे। मैजनी बिलीव दैट, मैजनी विश्वास करता है कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी अ नेचुरल यूनिट्स ऑफ द मैनकाइंड, यानी कि विश्वास करता है कि जो भगवान के इरादे में जो नेचुरल यूनिट्स है, इकाई है, वो लोगों के मन में होना चाहिए। सो इटली कुड बी नॉट कंटिन्यू टू बी द पैच वर्क ऑफ द स्मॉल स्टेट, ठीक है।
तो उन्होंने दो सोसाइटी का मतलब इटैब्लिशमेंट की थी और उसमें अलग अलग पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन के भी लोग थे। मैजनी, अच्छा हाँ, दैट मीन्स सो इटली could not continue to be a patchwork small states and kingdom. It had to be forget into the single unified republic within a wider alliance of nation। यानी कि इस प्रकार से जो इटली था वो जहाँ था कि भाई जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है वो सभी को मिला करके गठजोड़ करके एक नेशन बनाया जाए, एक राष्ट्र बनाया जाए, ताकि लोगों में यूनिटी की भावनाएं आए और लोग एक होकर के अपने लिबर्टी के लिए फाइट करें। फॉलोइंग हिज मॉडल सेक्रेट सोसाइटी वे आर सेटअप इन जर्मनी, और इसी मॉडल के आधार पर यानी कि इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको जर्मनी में भी सेक्रेट सोसाइटी बनाए गए, फ्रांस में भी बने, स्विट्जरलैंड में भी बने और पोलैंड में भी जो है बनाए गए। यानी कि मैजनी रिलेटेंस लेस अपोजिशन कर सकते हैं टू द मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फाइटेंड टू बी द कंजर्वेटिव। दैट मीन्स इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो मैजनी था उसका विचारधारा बिल्कुल जो राजतंत्र था उसके खिलाफ में था और चाहता था कि जो भी कंट्री है भाई वो कैसा हो, मतलब एक तरह से कह सकते हैं डेमोक्रेटिक के रूप में हो, राजतंत्र के रूप में हो, और इसका सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो लोगों के हाथ में हो, जनता के पास कुछ अधिकार होना चाहिए। मैटरनिज डिस्क्राइब हिम हिज एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। यानी कि जो वो मानता था जो है आपका मैटरनिज की जो ये आपको मोनार्की है वो समाज के लिए सबसे बहुत बड़ी दुश्मन के रूप में है और सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है। कौन? आपका मोनार्की सिस्टम। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक कह सकते हैं कि जैसे मैजनी के द्वारा यंग इटली का जो साइन हो रहा है आपको फिगर में दिखाया गया, आप ये देख सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। द एज ऑफ रिवोल्यूशंस आखिर कब से कब तक हुआ और उसमें क्या क्या हुआ था, ये हम अभी तक जो है इसका कंडीशन पढ़ रहे थे कि इसमें यूरोप में तत्कालिक रीजन क्या था, समाज क्या था और समाज में किस तरह के लोग थे, उनकी विचारधाराएं क्या थी। लेकिन अब हम देखेंगे कि आखिर रिवोल्यूशंस कब से कब हुआ और उसमें क्या हुआ था, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।